फंक्शन के पैरामीटर होते हैं वो पढ़ लिया, फंक्शन के आर्गुमेंट क्या होते हैं वो पढ़ लिया, डिफरेंट डिफरेंट वेज फंक्शन आर्गुमेंट पास करने के वो देख लिया, डिफरेंट डिफरेंट वेज फंक्शन पैरामीटर्स के क्या होते हैं वो हमने समझ लिया। अब फंक्शन की सीरीज में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उसको देखते हैं। अगर हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं और इसमें हमने कुछ भी लिखा, लाइक दिस इज, तो किसी भी फंक्शन के अंदर एक और स्टेटमेंट है जो एक स्पेशल टाइप का स्टेटमेंट है जो हम लिखते हैं और वो फंक्शन में ही लिखा जा सकता है। अभी तक आपको बताया गया था कि किसी भी फंक्शन में हम हर वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो अभी तक हम लोग पाइथन में लिखते आ रहे हैं, लाइक लिस्ट बनाना, टपल बनाना, यूजर से इनपुट लेना, लूप लगाना, इफ एल्स लगाना। अब एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो सिर्फ फंक्शन में ही लिखा जा सकता है। अभी तक आपने जितना प्रोग्राम बनाए बिना फंक्शन के उसमें वो लिखा ही नहीं जा सकता, और उस स्टेटमेंट का नाम होता है रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट इज स्पेसिफिक टू फंक्शन। विदाउट फंक्शन हम इस कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। तो रिटर्न कीवर्ड है जिससे रिटर्न स्टेटमेंट बनाया जाता है। ठीक है। तो अब रिटर्न के बाद आप क्या लिखते हैं? रिटर्न के बाद आप कोई वैल्यू लिख सकते हैं, कोई वेरिएबल लिख सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं इसका आंसर नेक्स्ट प्रोग्राम में लेंगे। अभी अगर लिखना हो तो उसका सिंटैक्स क्या होता है और फंक्शन फिर कैसे इसका यूज करेगा पहले वो समझ लेते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये अगले प्रोग्राम में सीखेंगे। तो अभी हमने क्या करा, रिटर्न लगाया और रिटर्न के आगे हमने कोई भी एक वैल्यू लिख दी, तो आपका मन करे वो वैल्यू आप लिख दीजिए। लेटर सपोज मैंने 10 लिख दी। ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमने इस फंक्शन को कॉल किया। अगर कोई फंक्शन कॉल किया जाता है तो जो भी उसके अंदर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और आउटपुट आ गया दिस इज शो। उसके बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट तो नहीं है, क्योंकि आउटपुट में तो वही प्रिंट होता है जो प्रिंट स्टेटमेंट से लिखा हुआ है। अब रिटर्न स्टेटमेंट कुछ करता होगा, क्या करता है उसको समझते हैं। तो ये क्या करेगा, जिसने फंक्शन कॉल किया है उसको इस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो इस वाले कॉल पर ये जो वैल्यू है ये वापस आई है। अब कॉल करने वाला अगर चाहे कॉल करने वाला अगर चाहे तो रिटर्न हुई वैल्यू को यूज कर सकता है। अभी मैं यूज भी नहीं कर रहा हूं तो अभी इस रिटर्न हुई वैल्यू का कोई इंपैक्ट ही नहीं होगा, सीधा आउटपुट आएगा दिस इज। तो अब अगर मुझे कोई वैल्यू किसी फंक्शन से रिटर्न होकर मिलती है तो उसका यूज कैसे किया जाता है अब उसे समझते हैं। तो कॉल करते समय हम जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी उसको लेफ्ट हैंड साइड में किसी भी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम आपकी पसंद का। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग हो गया कि इस फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। दैट मीन्स ये जो 10 है ये 10 कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा, इस आई वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। आगे के प्रोग्राम में अगर आप आई का यूज करते हैं तो वो 10 कंसीडर होगा। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आगे के प्रोग्राम में आई का यूज कर लिया, तो दिस इज शो। शो फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो रहा था तो उसके अंदर से प्रिंट स्टेटमेंट आ गया, और इसके अंदर से जब आपने कॉल करा तो वैल्यू रिटर्न होकर आई में आ गई और फिर आपने आई को प्रिंट करा दिया। क्या नाम है ऑनलाइन? अभिषेक है क्लास में कोई? सेकंड साहिल, आशुतोष। चलिए, तो यहाँ पर
अगर कोई भी फंक्शन से रिटर्न स्टेटमेंट लगा हुआ है तो रिटर्न वैल्यू कहाँ मिलती है, जहां से फंक्शन कॉल किया गया था उस स्टेटमेंट को मिलती है। अगर कॉल करने वाला स्टेटमेंट रिटर्न वैल्यू का इस्तेमाल करना चाहता है तो लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल में उस वैल्यू को वो रिसीव कर सकता है। ऐसा करना मैंडेटरी नहीं है। अब जैसे शो फंक्शन यहाँ से भी कॉल हुआ तो यहाँ पर भी तो 10 रिटर्न होकर आया होगा, मैंने नहीं करा रिसीव, आपकी गलती या आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पहली बार शो फंक्शन का रिजल्ट है, ये दूसरी बार के शो फंक्शन का रिजल्ट है। पहली बार के शो फंक्शन का जो रिटर्न आया था वो कहीं स्टोर नहीं हुआ, दूसरी बार का आया आपने स्टोर कर लिया। तो ऐसा कर सकते हैं, इसको आई में स्टोर कर ले, इसको जे में स्टोर कर, हमने कर लो। आई में कौन आ गया 10, रिटर्न होकर 10 आ रहा है, जे में कौन आ गया 10, तो दोनों को आप यूज करना चाहें दोनों को कर सकते। तो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न करता है तो कॉल करने वाला अगर चाहे तो उस वैल्यू को एक वेरिएबल में लेफ्ट हैंड साइड में रिसीव कर सकता है, अगर उसे यूज करनी है उस वैल्यू को, और अगर नहीं करनी है यूज आगे के प्रोग्राम में तो उसकी मर्जी, नहीं कर रहा रिसीव। ठीक है। अब मान लीजिए एक यूज केस बनाते हैं जहां पर अगर ये रिटर्न नहीं होता तो क्या नुकसान हो जाता हमारा। एक ऐसे केस को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मैं ए नाम का एक फंक्शन बनाता हूं जिसमें ए और बी दो पैरामीटर हैं, सी में ए प्लस बी रखा हुआ है। अब मैं ऐड फंक्शन के अंदर से सी को प्रिंट कर देता हूं। अब मैंने ऐड फंक्शन कॉल किया, 10 और 20 पास किया, उसके बाद मैंने कहा सी को फिर से प्रिंट कर लेते हैं। अब ये बताइए अभी जो मैंने कोड लिखा है क्या इसमें सब कुछ ठीक है या कोई एरर आएगी किसी तरह की। एरर आएगी। लाइन नंबर बताइए और क्या एरर आएगी ये बताइए। लाइन नंबर 6 पे एरर आएगी। क्या एरर आएगी, सी इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों बोला आपने, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि सी एक लोकल वेरिएबल है। किसी भी फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल बनाया जाता है तो उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं, और उसका स्कोप उस फंक्शन के अंदर तक रहता है, फंक्शन के बाहर आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो सी का इस्तेमाल सिर्फ ऐड फंक्शन कर सकता है, ऐड फंक्शन के बाहर का कोई भी स्टेटमेंट सी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ऐड फंक्शन ने जो भी काम किया है, ऐड फंक्शन ने जो भी काम किया है उसका रिजल्ट जो सी में हमने स्टोर कर रखा है सिर्फ ऐड ही उसे यूज कर पाएगा। आगे के प्रोग्राम में मैं उस रिजल्ट का यूज करना चाहता हूं जो ऐड फंक्शन में बना था सी के लिए, कैसे करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। तो अभी हमने जो सीखा है अगर हम उसको यहाँ अप्लाई करते हैं तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिटर्न लगा देता हूँ। अब रिटर्न के आगे जरूरी नहीं है वैल्यू लिखना होता है, रिटर्न के आगे कोई वेरिएबल भी लिखा जा सकता है, तो मैंने रिटर्न के आगे सी लिख दिया। अब ये फंक्शन जब कंप्लीट होगा तो सी में जो भी वैल्यू आई होगी उसको रिटर्न करेगा, किसके लिए, जो ऐड फंक्शन को कॉल करेगा उसके लिए। ऐड फंक्शन कॉल कहाँ से हुआ है, इस लाइन से हुआ है। अब अगर ऐड फंक्शन रिटर्न हुई वैल्यू को रिसीव करना चाहता है तो असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के एक वेरिएबल में रिसीव कर सकता है। अब उस वेरिएबल का नाम वो सी रखेगा या नहीं रखेगा वो उसकी मर्जी है। आप उसका नाम आई रख लो, के रख लो, ए रख लो, कुछ भी रख लो, सी रख लो, हमने कहा सी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए आई रखी, ठीक है। अब जो भी सी में वैल्यू आई होगी वही वैल्यू किसमें जाके कॉपी हो जाएगी, आई में। अब इस फंक्शन के कॉल होने के बाद इस फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होकर आई आगे के प्रोग्राम में आई नाम से मिलेगी, सी नाम से नहीं मिलेगी, आई नाम से मिल गई। अब कंक्लूजन, रिटर्न स्टेटमेंट क्यों पढ़ाया जा रहा है हमारे लिए। किसी भी फंक्शन के अंदर अगर कोई भी लोकल वेरिएबल अवेलेबल है, तो हम सब जानते हैं कि लोकल वेरिएबल फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। मुझे लोकल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर रखना है, फंक्शन के बाहर एक्सेस करवाना है, तो
क्या तरीका है, आप उस लोकल वेरिएबल को रिटर्न कर दीजिए, दैट मीन उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दीजिए, और जहां से फंक्शन कॉल होगा वहां पर उस वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में रिसीव कर लीजिए या सेम नेम के वेरिएबल में कर लीजिए, वो आप पे डिपेंड करेगा। रीडेबिलिटी बेटर रहे दूसरे नाम का वेरिएबल ले लो, आपको कंट्रोल अच्छा है तो सी नाम से भी ले लो, क्योंकि सी अलग वेरिएबल हो गया और ऐड का जो सी होगा वो अलग लोकल वेरिएबल हो गया, फिर हम उसे आगे के प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो किसी भी फंक्शन के लोकल डेटा को फंक्शन से बाहर ले जाने का एकमात्र तरीका होता है रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, अब रिटर्न स्टेटमेंट जैसा मैंने बताया कि फंक्शन के बिना आप यूज नहीं कर सकते। आपने सोचा कि चलो रिटर्न स्टेटमेंट यहां भी लगा देते हैं, रिटर्न 5। तो ये बताओ इस लाइन पर रिटर्न का क्या सेंस है, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ कहां लिखा जाता है, फंक्शन के अंदर। अब जिस जगह आप लिख रहे हैं उस जगह फंक्शन तो है ही नहीं, फंक्शन तो लाइन नंबर 1 पे स्टार्ट हुआ था, 4 पे खत्म हो गया, फिर भी मैं नहीं माना और लिख दिया। अब जो एरर मैसेज आ रहा है एकदम क्लियर है, रिटर्न आउटसाइड फंक्शन, फंक्शन के बाहर रिटर्न स्टेटमेंट को आप नहीं लिख सकते। हम पाइथन पढ़ रहे हैं, ये ना सी में होता है ना जावा में होता है, किसी भी लैंग्वेज में जहाँ फंक्शन है रिटर्न होता है, और रिटर्न से फंक्शन के अंदर ही लिखा जाता है, बाहर लिखते ही एरर आ जाती है। ठीक है, अब थोड़ा से इंटरेस्टिंग यूज केस लेकर आते हैं इसमें। मान लीजिए यहां पर मैंने अपना फंक्शन का नाम कर दिया अर्थमेटिक, और ये फंक्शन अपने अंदर से जो दो ए और बी में वैल्यूज आई हैं उनका एडिशन भी करता है, उनका मल्टीप्लिकेशन भी करता है, और उनका डिवीजन भी करता है। अब हम चाहते हैं कि हम इस फंक्शन से एक से ज्यादा लोकल वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करें, या एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करें, नो मैटर कि वो वेरिएबल के अंदर रखी थी या डायरेक्ट हम वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो क्या ऐसा करना मेरा सही होगा, रिटर्न डी और उसके बाद रिटर्न ई। तो अब जब मैं अर्थमेटिक फंक्शन को कॉल करूंगा 10, 20 या चलो 10, 2 कर दिया, आसान होगा। तो आई में कौन आएगा, सी आएगा, डी आएगा या ई आएगा? अब समझते हैं इन पाइथन लैंग्वेज। अब यानी कि अब मैं जो बोल रहा हूँ ये पाइथन में बात सही है, सी में जावा में सही नहीं है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो जावा, सी, पाइथन, डॉट नेट सब में एक ही है। अब हम जो सीखने जा रहे हैं ये अलग अलग हो जाएगा हर लैंग्वेज में। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट लगाते हैं तो फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है और फंक्शन आगे एग्जीक्यूट नहीं होता। तो जैसे ही आपका रिटर्न स्टेटमेंट आया होगा रिटर्न सी वाला, वैसे ही फंक्शन टर्मिनेट हो गया, मतलब फंक्शन कंप्लीट मान लिया गया। अब आगे जो स्टेटमेंट लिखे हैं उनका कभी एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं होगा, और जो इसने यहाँ से वैल्यू रिटर्न कर दी वही हमारा इस वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगी। अब इस बात को आप आसान तरीके से ये कह सकते हैं कि अगर आप मल्टीपल रिटर्न लगाएंगे तो पहला रिटर्न की वैल्यू रिटर्न होती है, बाकियों की नहीं होती है। कोई पूछे क्यों, तो क्यों का आंसर है क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट के बाद फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, आगे का उसका एग्जीक्यूशन होता ही नहीं है। जब आगे बात ही नहीं पहुंची तो आगे वाले स्टेटमेंट इग्नोर हो गए हमारे। ठीक है, तो अब सी में आ गया 12। इसका आंसर हर लैंग्वेज में अलग अलग है, जावा में अलग है, सी में अलग है, पाइथन में जो मैंने बताया वो है। ठीक है सर, हम तो तीनों रिटर्न करना चाहते थे, आपने जो बताया उसको थोड़ा और अच्छे से वेरीफाई कर लेते हैं। रिटर्न के बाद एक प्रिंट लगा दिया और प्रिंट कर दिया हाई। आपने कहा कि रिटर्न स्टेटमेंट आते ही फंक्शन कंप्लीट मान लिया जाता है और वो टर्मिनेट हो जाता है, आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होते। तो ये भी नहीं चलेगा फिर, यानी कि हाई प्रिंट नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, फंक्शन चला ही नहीं होगा उसके आगे। ठीक है, तो अब हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी भी प्रॉब्लम है क्या?
हम एक से ज्यादा वैल्यू फंक्शन से रिटर्न करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे तो हम एक ही कर पाएंगे। तो हमसे कहा गया कि रिटर्न के आगे आप कोई कलेक्शन भी लिख सकते हैं। आप एक लिस्ट बना लो, लिस्ट में इन सबको रखकर वापस कर दो। तो लिस्ट अपने आप में एक है, लेकिन वो एक कलेक्शन है, उसके अंदर जितनी चाहे उतनी वैल्यूज आ सकती है। तो जब भी आपको एक फंक्शन से एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न करनी होती हैं, तो उन सारी वैल्यूज को आप लिस्ट में रख सकते हैं, टपल में रखिए, सेट में रखिए, फ्रोजन सेट में रखिए, डिक्शनरी में रखिए, जैसी आपकी नीड है आप उसमें रखिए और रिटर्न के आगे लिख सकते हैं। ठीक है। अब आई के अंदर लिस्ट आएगी और उस लिस्ट में पहले सी की वैल्यू होगी, फिर डी की वैल्यू, फिर ई की वैल्यू। ठीक है। लिस्ट की जगह आप टपल भी रिटर्न कर सकते हैं, आप सेट भी कर सकते हैं, लेकिन नॉट रिकमेंडेड। क्या रिकमेंडेड नहीं? सेट। क्यों? मान लीजिए दो रिजल्ट सेम आ जाते, तो सेट में आप उन्हें जब रखेंगे तो वो दो होंगे ही नहीं, वो एक ही हो गया होगा हमारा। और दूसरी प्रॉब्लम, ऑर्डर का नहीं पता। अब ये नहीं पता कि 5 कौन है और 12 क्या है और 20 क्या है ना। जबकि मैंने बताया था कि सी एडिशन है और डी मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ तो सब इधर उधर हो गया क्योंकि वो सेट है। तो क्या बेटर रहेगा? हमने कहा आप देखो, लिस्ट या टपल में से कोई एक ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, ना मैं लिस्ट बता रहा, ना मैं टपल बता रहा, ना सेट बता रहा, बस कॉमा लगा के लिखता चला जा रहा हूँ रिटर्न के आगे मल्टीपल वैल्यू। अब क्या होगा? टपल। क्योंकि हमने सीखा था कि कॉमा सेपरेटेड एक्सप्रेशन अगर कहीं लिखा है तो वो टपल फॉर्म कर लेता है, तो अभी भी क्या वापस होगी? टपल। ठीक है। डिक्शनरी, हमने कहा डिक्शनरी आप कर सकते हैं, लेकिन डिक्शनरी में आपको की वैल्यू बनानी पड़ेगी ना। आप क्या करो, की बना दो ऑपरेशन का नाम, कि एडिशन कराए हमने और जिसकी वैल्यू सी में रखी है, कॉमा कॉमा। दूसरा ऑपरेशन कराए हमने मल्टीप्लाई, जिसका रिजल्ट डी है। तीसरा ऑपरेशन हमने किया है डिवीजन, और ये हमारा E। ये ज्यादा बेटर है, क्लियर है कि कौन सा रिजल्ट क्या है हमारा। तो ये सब आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि फंक्शन से हमें रिटर्न करना है कि नहीं करना है। करना है तो कितनी वैल्यू करनी है, मल्टीपल वैल्यूज करनी है तो किस में रख के करनी है, लिस्ट में, टपल में, सेट में, डिक्शनरी में। ये हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे पूरी तरह से डिपेंड करता है। तो अगर हम फंक्शन से वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम नहीं चाहते कि फंक्शन में जो भी काम हुआ है उसका इस्तेमाल और प्रोग्राम के स्टेटमेंट करें। तभी तो आप फंक्शन से कुछ ही बाहर लेके नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप फंक्शन के कुछ भी वेरिएबल्स को बाहर लेके जाना चाहते हैं, तो एक तरीका क्या था? रिटर्न करा। अगर एक से ज्यादा वैल्यू फंक्शन से बाहर लेके जाना चाहेंगे, तो रिटर्न के आगे वो लिस्ट टपल में रखकर आप लेके जा सकते हैं। ठीक है। अब मैं एक ही वैल्यू रिटर्न कराऊंगा, उसको लेकर कुछ यूज केस। अच्छा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिख दूं तो मना हो जाएगी कि ऐसे क्यों कर रहे हो। भाई, क्या रिटर्न के आगे एक एक्सप्रेशन नहीं लिखा जा सकता? रिटर्न के आगे एक वैल्यू लिख सकते हो, एक वेरिएबल लिख सकते हो, एक एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते? हमने कहा आप एक्सप्रेशन भी रिटर्न के आगे सीधे सीधे लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमने रिटर्न ए प्लस बी कर दिया। अब जब ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे, तो आई में क्या आएगा? जो रिटर्न हुआ है एक्सप्रेशन वो कंप्यूट होगा, और जो रिजल्ट बना होगा उस एक्सप्रेशन का वो आई में जाके स्टोर हुआ होगा। ठीक है। तो रिटर्न के आगे वैल्यू, वेरिएबल, एक्सप्रेशन, जो भी आपके पास है वो आप लिख सकते हैं। अब मान लीजिए अभी आपने हमें सिखाया कि जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी आप उसे इस्तेमाल कर एक वेरिएबल में रख लेते हैं। कोई और तरीका रिटर्न हुए वैल्यू का अगर मैं यूज करना चाहूँ, तो हमने कहा दूसरा तरीका देखो। अगर मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर से किसी फंक्शन को कॉल करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐड फंक्शन को प्रिंट कर रहा हूं।
इसका मतलब है कि मैं ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और जो वैल्यू ऐड फंक्शन से रिटर्न होकर आएगी मैं उसको प्रिंट करने की बात करता हूं। तो जब आप प्रिंट के अंदर किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, दैट मीन प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, उस ऐड फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी उसको प्रिंट करेगा। तो क्या रिटर्न होकर आएगी इस बार ऐड की वैल्यू? 5 और 6 के अकॉर्डिंग 5 + 6 दैट इज 11। तो प्रिंट फंक्शन क्या प्रिंट करेगा? 11। अगर आप ऐसे लिख दोगे तो अब ये फंक्शन कॉल थोड़ी हुआ, अब तो ये स्ट्रिंग हो गई, ABCDS हो गई, फंक्शन है ही कहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से लिखने का मतलब हो गया, फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन ने जो जो काम करने हैं वो काम सारे होंगे, जितना फंक्शन प्रिंट करना चाहता है वो उतना प्रिंट होगा, उसके बाद जो उसने रिटर्न कराया वो यहाँ से प्रिंट होगा। ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से कौन सी अप्रोच सही है? अगर मैं इनके बीच में वर्सेस लगा दूं तो लाइन नंबर 4 और 5 मिलकर भी वही काम कर रही हैं जो लाइन नंबर 7 अकेली कर रही है। कौन सी अप्रोच मुझे यूज करनी चाहिए? हाँ, तो इसका आंसर यही सही है कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि जो फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है आप उसे प्रिंट करना चाहते थे, ठीक है, क्या उसके आगे भी उसका यूज है? अगर आंसर है यस, आगे भी उसका यूज है, तो पहले संभाल कर उसे आप एक वेरिएबल में रख लीजिए। अब आपने उसे प्रिंट करा दिया, कोई बात नहीं, आगे के प्रोग्राम में जब भी चाहिए होगी आई नाम से वैल्यू आपको मिल जाएगी। आपका आंसर था नो, कि सर हम तो फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होकर आई है बस उसको प्रिंट कराएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो सीधा प्रिंट के अंदर से आप फंक्शन कॉल कर सकते हैं। नुकसान, अगर कोई मुझसे बोले कि सर आगे के प्रोग्राम में मुझे वो रिजल्ट यूज करना है, तो मेरे पास है ही नहीं, मैंने उसको संभाल कर किसी वेरिएबल में रखा ही नहीं था, मैंने तो सीधा प्रिंट में यूज कर लिया, खत्म हो। अब आगे के प्रोग्राम में वो यूज नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों में से कौन सी अप्रोच सही है? दोनों सही है। आप बताइए आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? अगर रिटर्न हुई वैल्यू जो फंक्शन से रिटर्न होकर आ रही है वो आगे के प्रोग्राम में यूज होनी है, तो लाइन नंबर 4 वाला स्टेटमेंट सही है, फिर आप आगे यूज कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं, मैं तो सीधा जहां से कॉल करा रहा हूँ रिजल्ट जो आएगा बस मुझे प्रिंट करा के खत्म करना है, आगे कोई जरूरत ही नहीं है उस रिटर्न हुई वैल्यू की, तो लाइन नंबर 7 आपके लिए सही है। ठीक है। अब क्या, थोड़ा सा जल्दीबाजी ना करें, पेशेंस के साथ इसका आंसर देने की कोशिश करें, मुझे लगता है आप दे लोगे। क्या मेरा ऐसा कहना सही है कि आई में इसका रिजल्ट आके स्टोर हो जाएगा? अभी तक तो यही बता रहा था, भाई फंक्शन कॉल हुआ और फंक्शन कॉल होने के बाद जो रिजल्ट आएगा रिटर्न होकर वो वेरिएबल में आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो फिर ये आगे वाला क्या कर रहा है यहाँ पर? कुल मिलाकर इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है हमें ये सीखना है। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये नहीं है कि पहली बार जब ऐड फंक्शन कॉल हुआ है उसका रिटर्न वैल्यू आकर आई में स्टोर हो जाएगा। इस बार ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो आई में आकर स्टोर होगा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को रन करने के लिए पहले इस फंक्शन को कॉल होना होगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो 1 पहुंचा ए में, 2 पहुंचा बी में, वापस आया 3, तो इस पूरे की जगह पर क्या मान लो अब 3, ये आ गया प्लस। अब इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर से ऐड फंक्शन कॉल होगा, 3 पहुंचा ए में, 4 पहुंचा बी में, वापस आया 7, इस पूरी की जगह पर क्या मान लो 7। अब ये वाला एक्सप्रेशन फिर कंप्लीट होगा, 3 + 7 रिजल्ट बना 10। अब ये जो 10 है ये जाकर स्टोर होगा आई नाम के वेरिएबल। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल होता है ये इस राइट हैंड साइड को पहले कंप्लीटली एग्जीक्यूट करता है और जो रिजल्ट बनता है फिर जाके स्टोर होता है। ठीक है, तो कितना हो गया? 3 और 3 6 और 4 10 हो गया, कितना हो गया? किसी भी फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं
तो रिटर्न हुई वैल्यू को तीन तरह से हम कंज्यूम कर सकते हैं। पहला, रिटर्न हुई वैल्यू को सीधे वेरिएबल में स्टोर कर लिया, कंज्यूम हो गई, कंज्यूम मतलब यूज करना, ठीक है। दूसरा तरीका, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, फंक्शन को कॉल किया, जो वैल्यू रिटर्न होकर आई उसे सीधे किसी फंक्शन में यूज करा दिया, प्रिंट में यूज करा दिया, ठीक है। तीसरा, किसी एक्सप्रेशन के अंदर से फंक्शन कॉल कर सकते हैं, तो ये एक्सप्रेशन हो गया, इसके अंदर से मैं फंक्शन कॉल कर सकता हूं, ठीक है। चलो, अब कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये +7 है, तो इस प्लस के पहले कोई एक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या ये मिलकर कोई एक वैल्यू बना पा रहा है एक्सप्रेशन में, का देख लेते हैं। इसके अंदर देखो, पहले ऐड कॉल ये हुआ। अब ऐड जब कॉल करेंगे तो दो वैल्यू होनी चाहिए ए और बी में जाने के लिए। यहाँ पर हमने फिर से ऐड कॉल कर दिया, तो अब यहाँ पर सबसे पहले ये वाला ऐड कॉल होगा, 2 पहुंचा ए में, 3 पहुंचा बी में, वापस आया 5। इस पूरे की जगह पर हमने क्या रख दिया, 5, कॉमा, ये ऐड चला, क्या आया इस पूरे की जगह पर, 11। अब ये वाला जो ऐड फंक्शन अब कॉल होगा, और ये वाला ऐड फंक्शन जब कॉल होगा, तो इस बार 5 कहाँ पहुंचा, ए में, 11 कहाँ पहुंचा, बी में, कितना हो गया ये, 16, वापस आए 16। इस पूरे ऐड की जगह, यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे की जगह पर ये क्या आ गया हमारा, 16, उसमें प्लस हुआ ये वाला 7, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आंसर देखते हैं। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को, मैंने इसमें आपको क्या सिखाने की कोशिश करी, मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश करी कि जब किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है प्रिंट फंक्शन से ही कॉल करते हैं, हम किसी भी फंक्शन को किसी भी फंक्शन के अंदर से कॉल कर सकते हैं। तो इस बार ये ऐड फंक्शन इस ऐड फंक्शन के अंदर से कॉल हो रहा है, और ये वाला ऐड फंक्शन प्रिंट फंक्शन के अंदर से कॉल हो रहा है। तो कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन से कॉल किया जा सकता है, ठीक है। अब आसान सा कॉन्सेप्ट लाते हैं रिटर्न में ही। यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया मैंने, प्रिंट लगाकर आए, x इक्वल टू, तो मान के चलो फंक्शन पढ़ाने के बाद इंटरव्यू देने जाओगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका आंसर दोगे तो आपका हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। छोटा सी बात है एकदम, बहुत छोटा सा कोड है, नीट एंड क्लीन एकदम, कोई रीडेबिलिटी में समस्या नहीं है। आपको आंसर देना है लाइन नंबर 5 पर एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। लाइन नंबर 5 पर एक्स वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी। उससे पहले
लाइन नंबर 4 पर एक्स वेरिएबल में क्या आता है इसको डिस्कस कर लो। क्या आता है, क्या आएगा? लाइन नंबर 4 में एक्स वेरिएबल में क्या आएगा? जो फंक्शन कॉल हुआ है उसने जो वैल्यू प्रिंट कराई है वो आएगी, या जो उसने रिटर्न कराया वो आएगा? जो रिटर्न वैल्यू कराई है। अब ये बताओ, हाई क्या रिटर्न हो रहा है या प्रिंट हो रहा है वहां से? वो तो अलग कहानी हो गई ना। अब जो रिटर्न होगी वैल्यू वो एक्स में आएगी ना। तो फंक्शन ने तो कुछ रिटर्न कराया ही नहीं इस बार। तो एक्स को क्या मिला? जबरदस्ती हाई दे दोगे उसे? तो फिर तो आप हेलो भी दोगे उसे। मैं यहाँ पे एक लूप लगा देता हूँ, आप उसे लूप भी दे दोगे। ऐसा थोड़ा ना होता है। फंक्शन अपना जो काम कर रहा है वो करेगा, मैंने एक लूप लगा दिया, इस कोड को एक लूप में डाल दिया, और आई इन रेंज 3 बार चलेगा ये। अब कराओ रिटर्न। रिटर्न तो मैंने कराया ही नहीं अभी भी। ये फंक्शन जब कॉल होगा तो कॉल होने की वजह से हाई प्रिंट करेगा, कॉल होने की वजह से इसके अंदर का लूप चलेगा, वो लूप 3 बार हेलो मैसेज प्रिंट करेगा, लेकिन रिटर्न तो ये कुछ कर ही नहीं रहा है। तो जब कोई भी फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो पाइथन की तरफ से आज तक जितने फंक्शन आपने बनाए थे हर फंक्शन से नन वैल्यू रिटर्न हो रही, नन। तो ये स्टेटमेंट इंटरनली कंसीडर कर लिया जाएगा बाय इंटरप्रेटर। आप नहीं लिखेंगे तो एरर नहीं आएगी कि फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा, तो एक्स में कहां से लाएं वैल्यू? आएगी वैल्यू, और वो क्या आएगी हमारी? नन। तो हर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा ही करेगा, या तो आप बता रहे होंगे, और अगर आप नहीं बता रहे होंगे तो बाय डिफॉल्ट रिटर्न क्या होता है? नन। इस क्वेश्चन को स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में इंटरव्यू में ऐसे पूछा जा सकता था कि बताओ बाय डिफॉल्ट फंक्शन क्या रिटर्न करता है, तो आप क्या बताएंगे? नन। ठीक है। अब इसी में दूसरा केस, मैंने रिटर्न तो लिख दिया, वैल्यू लिखना भूल गया। रिटर्न कीवर्ड लिख दिया लेकिन उसके आगे वैल्यू नहीं बताई। एरर नहीं है, अभी भी क्या कंसीडर होगी? नन। तो रिटर्न स्टेटमेंट लेकिन वैल्यू नहीं लिखी, बाय डिफॉल्ट नन वैल्यू मानी जाएगी। मैंने रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं लिखा तब भी नन माना जाएगा। ठीक है, अदरवाइज मैंने लिखा ही होगा प्रॉपर। अब मैं जो लिखूंगा वो कुछ भी लिख सकता हूँ। फंक्शन पैरामीटर और फंक्शन रिटर्न अगर इनको कलेक्टिवली समझाया जाए तो फंक्शन को आप एक मशीन मान लीजिए, तो फंक्शन एक मशीन है। मशीन का मतलब क्या होता है? आमिर खान ने बताइए 3 इडियट में, जो हमारे काम को आसान करे या जो ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करे उसे मशीन कहते हैं। अगर हम थोड़ा टेक्निकल वे में सीखें, ये तो आसान भाषा में थी, टेक्निकल वे में अगर हम देखें तो मशीन कोई भी एक डिवाइस हो सकती है, फिजिकल लॉजिकल, जो इनपुट ले, उस इनपुट को प्रोसेस करे और फिर हमें आउटपुट दे, इसी को तो मशीन बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम उस वाले पॉइंट को फोकस करें तो इनपुट आउटपुट, यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग हो रहा है और ये आपका आउटपुट आ रहा है। अच्छा, अगर हम पाइथन के फंक्शन को इसके कोवेलेंट मानते हैं तो हमने क्या कहा? हमने कहा भाई ये हमारा फंक्शन है। अच्छा ये बताओ, फंक्शन बनाया है तो कुछ तो करता ही होगा। सिर्फ हेलो प्रिंट करने के लिए फंक्शन थोड़ी बनाते हैं। ये तो सीखने के लिए हमने सिंटैक्स को हाई हेलो प्रिंट कर लिया था फंक्शन के अंदर। कोई मीनिंगफुल काम करने के लिए फंक्शन बनाओगे, इवन आउट चेक करने का, प्राइम नंबर निकालने का, फैक्टोरियल निकालने का, फाइल अपलोड करने का, ऑथेंटिकेशन करने का, डाउनलोड करने का, मीनिंगफुल कोई काम करते हैं फंक्शन के अंदर, तो हम क्या बोलते हैं उसको? लॉजिक। कि फंक्शन के अंदर क्या लगाते हैं हम? कोई लॉजिक लगाते हैं। बहुत छोटे लेवल पर समझिए,
सिंपल इंटरेस्ट का लॉजिक लगा हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट का लॉजिक लगा हुआ है तो फंक्शन को मुझे फिर भी कुछ तो बताना पड़ेगा इनपुट में। क्या बताओगे? प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर, ये सब नहीं बताओगे? तो कैसे बताते हो? पैरामीटर्स के थ्रू। तो फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं लाइक इनपुट, है ना। और फंक्शन लॉजिक लगाने के बाद अब हमें वापस करेगा रिजल्ट। तो कैसे करेगा? रिटर्न लगा के। तो फंक्शन का जो एक स्टैंडर्ड वे है कॉन्सेप्ट को समझने का, वो यही होता है कि फंक्शन आप इसलिए बनाते हैं कि वो अपने अंदर कोई लॉजिक कंटेन करता है। उस लॉजिक को मैं यूज करना चाहता हूँ, ये यूज करना चाहते हैं, कोई और यूज करना चाहता है, कर लो। लेकिन आपके पास अपना अपना इनपुट होना चाहिए। आप फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो अपने आर्गुमेंट्स को पैरामीटर पास करते हैं। फंक्शन लॉजिक लगाकर रिजल्ट बनाता है और रिजल्ट वो आपको वापस करेगा, है ना। अब आप जानो, आप उसे प्रिंट करोगे, किसी फाइल में रखोगे या कहाँ आगे यूज करोगे, वो आपकी मर्जी। तो इस तरह से एक फंक्शन की जो आइडियल पिक्चर होती है वो यही होती है। अब इन दोनों पर एक रियल लाइफ एग्जांपल देखो। मान लीजिए आप किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करके आते हैं। बैंक ने आपको डेबिट कार्ड दे दिया। अब आप उस डेबिट कार्ड का यूज पेटीएम, एटीएम, कहीं भी कर सकते हो। मान लीजिए आपने उसका यूज पेटीएम में करा। पेटीएम मोबाइल ऐप चलाई, पेटीएम वेब चलाया, कुछ भी। आप उस डेबिट कार्ड का यूज एटीएम में भी कर सकते हो ट्रांजैक्शन करने के लिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि बैंक ने जो ट्रांजैक्शन का एक्चुअल लॉजिक है, ना तो पेटीएम को दे रखा है ना एटीएम वाले को दे रखा है। एटीएम दूसरी बैंक का भी तो हो सकता है। कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो हम पेटीएम को क्यों बताएंगे कि हमारे कितने खाते खोले हुए हैं बैंक में और किस पे कितना पैसा रखा हुआ है? पेटीएम से अब कैसे कराएं फिर ट्रांजैक्शन, क्योंकि पेटीएम तो एक फैसिलिटी हमें दे ही रहा है। तो बैंक ने तरीका निकाला कि हम एक सर्वर बनाते हैं अपना, उस सर्वर पे एक लॉजिक लगा देते हैं ट्रांजैक्शन करने का। एक फंक्शन बना दिया, मान लीजिए उसका नाम कर दिया ट्रांजैक्शन। और इस फंक्शन के अंदर हमने लॉजिक लगा दिया ट्रांजैक्शन करने का। पेटीएम से क्या बोला? पेटीएम, आप यूजर से इनपुट लो, यूजर से उसके कार्ड की डिटेल लो, यूपीआई नंबर, पिन नंबर लो, और यहां से क्या करो, इस फंक्शन को कॉल कर दो। तो पेटीएम के अंदर जो कोड होगा वो अपने अंदर से ट्रांजैक्शन फंक्शन को कॉल करता होगा। अब समझिए, जिस प्रोग्रामर ने सर्वर पे ये फंक्शन डिफाइन किया, उसको कैसे पता चला कि किसके अकाउंट से कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन करना है? लॉजिक तो यही है, ट्रांजैक्शन होगा तो किसी अकाउंट से होगा और किसी अमाउंट का होगा। लेकिन वो मुझे पहले से थोड़ी पता होगा कोड बनाते समय। तो वो मुझे कैसे रिसीव करना होगा? एज ए पैरामीटर। तो मैंने यहाँ पर पैरामीटर बना दिए होंगे, टू, फ्रॉम, अमाउंट, यूपीआई, पिन नंबर, वगैरह वगैरह वगैरह। अब जब फंक्शन कॉल होगा पेटीएम के अंदर से, तो पेटीएम वाला यूजर से इनपुट लेगा और वो इनपुट फिर पेटीएम अपने अंदर से फंक्शन कॉल करेगा, एज आर्गुमेंट क्या कर देगा? पास कर देगा। अब आप ये कहोगे कि सर इस फंक्शन बनाने वाले प्रोग्रामर ने सीधे यूजर से इनपुट क्यों नहीं लिया था? तो यूजर यहाँ है कहाँ? यूजर सर्वर पे है कहाँ? यूजर तो यहाँ बैठा है इधर। अगर मैं यहाँ यूजर इनपुट लेने का कोड लिख दूंगा तो फेल हो जाएगा, यूजर है ही नहीं यहाँ पर, यूजर तो यहाँ बैठा हुआ है। अगर यूजर से इनपुट लेने का कोड लिखना है तो यहाँ लिखो, क्योंकि यूजर यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे पहुंचे फिर यूजर का इनपुट? एक ही तरीका बचता है कि फंक्शन कॉल करेंगे और उसके आर्गुमेंट में इनपुट पहुंचा देंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब यहाँ पर मान लो ट्रांजैक्शन हो गई डेटाबेस में, इस फंक्शन ने लॉजिक अपडेट कर दिया, डेटाबेस के अंदर ये काम हो गया। अब ऑर्डर आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, अपडेटेड बैलेंस, डेट, टाइम, ये सब यहाँ से बना होगा रिजल्ट। अब ये रिजल्ट किसको पहुंचाना है? पेटीएम को देना है। पेटीएम फिर उसे बढ़िया से इंटरफेस में रखकर यूजर को दिखा देगा। अब यहाँ से कैसे करें इस खेल को? रिटर्न करके। क्या करेंगे यहाँ से हम? रिटर्न करेंगे। और रिटर्न में क्या कर दो? ऑर्डर आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, अपडेटेड बैलेंस, डेट, टाइम, जो भी है पेटीएम को दे दो। अब पेटीएम जाने उसको यूजर को कैसे दिखाएगा? एज इट इज दिखाएगा, बढ़िया सा स्टाइल करके दिखाएगा, हिस्ट्री के अंदर दिखाएगा, दिखाएगा नहीं दिखाएगा,
इसको इस बात से मतलब नहीं है, इसने अपना काम कर दिया। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है वो मशीन के तरीके हो गया एक तरीके से, लॉजिक लगा के बैठा है, इनपुट मांग रहा है, काम करके आउटपुट आपको वापस कर। अब एटीएम में आप जाते हो, आपने कार्ड स्वाइप कराया, तो एटीएम के अंदर जो प्रोग्राम चलता है वो आपकी डिटेल को रीड करता है और फिर अपने अंदर से इसी फंक्शन को कॉल करता हो, और फिर जो आपने करवाना है वो लॉजिक लगाने के बाद आपको रिजल्ट वापस कर दिया जाता हो। तो इस तरह से सर्वर पे जितने भी फंक्शन रन होते हैं वो सारे फंक्शन, मान के चलिए, आपसे आर्गुमेंट मांगेंगे और काम करने के बाद आपको रिटर्न करके वापस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन में रिटर्न का काफी इंपॉर्टेंट होता है। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था x इक्वल टू 10-3 मल्टीप्लाई 2, तो कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, माइनस वाला या मल्टीप्लाई वाला? तो सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड से एग्जीक्यूट होता है। राइट हैंड साइड वाला पोर्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होता है। जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले में जो रिजल्ट बना था उसको स्टोर कर दिया जाता है। अब राइट हैंड साइड वाले पार्ट को लेफ्ट टू राइट मैनर में जब एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कहीं कोई ब्रैकेट तो नहीं आ रहा है। अगर ब्रैकेट आ रहा होगा तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, और अगर कहीं कोई ब्रैकेट नहीं आ रहा है तो हम क्या चेक करते हैं कि कहीं पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फ्लोर डिवीजन, दो तरह के डिवीजन होते हैं पाइथन में, और पावर, इन चारों में से अगर कोई आएगा तो पहले ये चलेगा। अब सोचो, जब हम L2R चलेंगे तो पहले कौन मिला, माइनस, फिर कौन मिला, मल्टीप्लाई। इन चारों में पहले कौन आ रहा है, मल्टीप्लाई, तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई। उसके बाद अब फिर से देखो, 10-6, अब इनमें से कोई है, कोई नहीं है। अगर होता, अच्छा मान लीजिए सर यहाँ पे 3 × 2 डिवाइड 1 ऐसे होता। अब देखो, मल्टीप्लाई भी आ गया, डिवाइड भी आ गया, तो पहले कौन चलेगा, जो पहले आ गया, लेफ्ट टू राइट में जो पहले आ गया। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और पावर की होती है। सेकंड प्रायोरिटी पर आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आते हैं। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में से जो भी पहले आएगा उसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम किसी एक्सप्रेशन का एग्जीक्यूट करते हैं तो उस केस में हम पहले मल्टीप्लिकेशन, पावर और डिवीजन इनको सॉल्व करते हैं। इनमें भी पहले किसको करेंगे, जो पहले आ जाएगा लेफ्ट टू राइट में। उसके बाद जब ये सब हट जाते हैं हमारे एक्सप्रेशन से तो अगले प्रायोरिटी पर हम प्लस और माइनस को सॉल्व करते हैं। पहले कौन, जो पहले आ जाए वो पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद जो रिजल्ट बचेगा वो कहाँ जाएगा, मेरे वेरिएबल में जाएगा। ठीक है? चलिए, अभी आपने जो एक एग्जांपल दिया कि वो एक सर्वर होगा, वहां पे फंक्शन होगा, इधर पेटीएम होगा, तो सर ऐसे होता भी होगा कि एक प्रोग्राम चल रहा है दूसरे कंप्यूटर पे, एक प्रोग्राम चल रहा है दूसरे कंप्यूटर पे, क्या एक प्रोग्राम में डिफाइन किया गया फंक्शन दूसरे प्रोग्राम से कॉल किया जा सकता है? भाई अभी जो आपने एग्जांपल दिया था अच्छा लगा, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन बन गया। वो क्वेश्चन ये बन गया कि आपने ये बोला कि भाई एक प्रोग्राम एटीएम के अंदर चल रहा है, एक प्रोग्राम सर्वर पे चल रहा है। तो ये थोड़ा सा हमें समझना है, दो प्रोग्राम है ये, एक P1.py और एक प्रोग्राम है P2.py। तो छोटे लेवल पर समझते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया गया है शो नाम से। अब आप कह रहे हैं कि मैं इसे इस प्रोग्राम के अंदर से कॉल करूंगा, तो ये हो जाएगा? हमने कहा हाँ, इसलिए तो फंक्शन लाए गए थे। पहली क्लास याद करो, फंक्शन क्यों पढ़ते हैं, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। एक बार कोई लॉजिक अगर मैंने एक बार लगा दिया है और मुझे उसको दोबारा कभी यूज करना है तो मुझे लिखना ना पड़े। अब दोबारा कब, आज, कल, परसों, 10 साल बाद, 50 साल बाद, कभी भी। तो अगर आज मैंने एक फंक्शन बना दिया और उसमें कोई एक लॉजिक लिख दिया, वो फंक्शन आज, कल, परसों, 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद कभी भी कॉल करना हो कर लेना। ये बात आप जानते हैं। कब जानते हैं, हमने कहा देखो,
एक लाइन लिखूंगा और आप कहोगे हाँ सर जानते तो हैं, मैंने अपनी बात कह दी। आप सामने देखो, इस लाइन पर आप क्या कर रहे हो, फंक्शन डिफाइन कर, अच्छा कोई फंक्शन है या नहीं इसमें, लाइन पर है। प्रिंट फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, डिफाइन तो नहीं कर रहे ना फंक्शन को। आप डिफाइन कैसे करते हैं, डेफ कीवर्ड लगाकर। हमने डिफाइन नहीं करा, प्रिंट फंक्शन पाइथन की लाइब्रेरी में पहले डिफाइन है, हम क्या कर रहे हैं उसे सिर्फ कॉल कर रहे हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई कि वो अलग प्रोग्राम होगा जहाँ प्रिंट फंक्शन डिफाइन किया गया, ये मेरा अलग प्रोग्राम है, कॉल तो कर ही पा रहे हैं। अब ये फंक्शन मैं आज कॉल कर रहा हूँ 11 अक्टूबर 2022 को, बनाने वाले ने आज बनाया है। 1991 में पाइथन जब बनी थी तो उसी दिन बन गया होगा। तो ये फंक्शन 30 साल पहले बनाया था बनाने वाले ने, और हम आज भी कॉल कर रहे हैं। अरे प्रिंट फंक्शन सी का 1972 में बना था, और हम 2022 में कॉल कर सकते हैं उसे। 50 साल हो गए उसे बने हुए। पावर समझ रहे हो फंक्शन की, कोई भी लॉजिक आपके दिमाग में अगर आ गया फंक्शन में डाल दो बस। अब जब भी आपको इस्तेमाल करना है, आज कल परसों कभी भी कॉल कर सकते हो। सीखना पड़ता है कैसे, जब कह देने से नहीं आ जाएगा। अभी जो आप जानते हो वो सेम प्रोग्राम में फंक्शन डिफाइन करना और सेम प्रोग्राम से कॉल करना जानते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि ये लो एक प्रोग्राम, ये लो दूसरा प्रोग्राम, थ्योरी में तो आपको पता है ऐसा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली भी आपसे नहीं होगा। कैसे होगा सीख लेते हैं। तो अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो मैं चाहता हूं कि एक दूसरे प्रोग्राम से हमारा कॉल किया जाए फंक्शन। सिंपल सा ऐड फंक्शन बना दिया, a, b, और रिटर्न कर दिया a+b। एक फंक्शन और बना दिया लाइक मल्टीप्लाई, रिटर्न कर दिया a×। अब मैं इसे यहाँ से कॉल ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे यहाँ से कॉल नहीं करना है, मुझे दूसरे प्रोग्राम से कॉल करना है। तो एक दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे। ये तो बना हुआ है ही पहले से। तो मैंने यहाँ से क्या करा, इसको कॉल कर लिया, और यहाँ पर मैंने मान लीजिए 3,4 दे दी। बाय डिफॉल्ट जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है, इंटरप्रेटर उस फंक्शन की डेफिनेशन को कहीं तो ढूंढता ही होगा। कहाँ कहाँ ढूंढता है, सबसे पहले पाइथन की लाइब्रेरी मिल गया तो वहां से रन कराएगा। पाइथन की लाइब्रेरी में नहीं मिला तो कहाँ ढूंढेगा, सेम प्रोग्राम के अंदर, सेम प्रोग्राम में ढूंढेगा। अब प्रिंट फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये तो पाइथन की लाइब्रेरी मिल गया, वहां से चला देंगे। ऐड फंक्शन क्या पाइथन की लाइब्रेरी में बनाया, हमने कहा नहीं ये तो मैंने बनाया है। कहाँ है, सेम प्रोग्राम में होना चाहिए सर, सेम में नहीं है दूसरे प्रोग्राम में है। तो अभी एरर आई, क्या ऐड डिफाइन नहीं। अब हम इंटरप्रेटर को बताएंगे कि इंटरप्रेटर ये फंक्शन ना तो लाइब्रेरी में है और ना ही सेम प्रोग्राम में, ये किसी दूसरे प्रोग्राम में है। तो इंटरप्रेटर क्या बोलेगा, इंपोर्ट करके बताओ, इंपोर्ट। और इंपोर्ट के आगे क्या लिखोगे, उस प्रोग्राम का नाम जिस प्रोग्राम के अंदर ये फंक्शन आपने बनाया हुआ है। क्या नाम है इस प्रोग्राम का, P237.py, P237 रूल। जब किसी प्रोग्राम को आप इंपोर्ट करते हैं दूसरे प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम का नाम अंडरस्कोर या लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, वो प्रोग्राम का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस प्रोग्राम का नाम होता 237, एरर आ जाती। कोई प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली जब चलता है तो उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जब आपका मन ये है या आप चाहते हैं कि वो प्रोग्राम इंपोर्ट होगा दूसरे प्रोग्राम में, तो वो तभी इंपोर्ट हो पाएगा जब उसका नाम या तो अंडरस्कोर से शुरू होता है या किसी लेटर से शुरू होता है। अगर वो डिजिट से शुरू होता है तो नहीं हो पाए। ठीक है, हमने इसलिए पी करके रखा। दूसरा रूल, जब आप किसी प्रोग्राम को इंपोर्ट करते हैं तो प्रोग्राम का एक्सटेंशन नहीं लगाते, सिर्फ प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, एक्सटेंशन आप नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, इसका आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, तो अभी हमने जो दो रूल थे उनको समझा। तो क्यों कर रहे हो इंपोर्ट, अब तक तो नहीं करा था।
क्योंकि हम अब ये चाहते हैं कि एक प्रोग्राम के फंक्शन को दूसरे प्रोग्राम से कॉल करना। तो जिसमें फंक्शन डिफाइन किया गया है, पहले उस प्रोग्राम को क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है। कर लिया। अब प्रोग्राम का नाम डॉट फंक्शन का नाम, ये सिंटैक्स होगा कॉल करना। ठीक है, चल गया, अब चलेगा। अब सर ऐड फंक्शन की जगह मुझे मल्टीप्लाई कॉल करना है, तो सेम सिंटैक्स, प्रोग्राम का नाम और उसके फंक्शन का नाम। फिर से ऐड कॉल करना है तो फिर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से किसी भी प्रोग्राम को आप इंपोर्ट करके दूसरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान हो गया सर। अच्छा, मान लीजिए ये प्रोग्राम जब मैं आपको भी ग्रुप में शेयर करूंगा, आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके रख लेना, तो आप अपने किसी प्रोग्राम में इंपोर्ट करके इन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो सर किसी को भी दे दो, हमने कहा किसी को भी दे दो, लेकिन एक रूल और, जिस प्रोग्राम में ये इंपोर्ट होगा वो उसी फोल्डर में सेव होना चाहिए जहां पर P237 वाला प्रोग्राम रखा हुआ है। इंपोर्ट होने वाला प्रोग्राम, इंपोर्ट करने वाला प्रोग्राम, दोनों सेम फोल्डर में होने चाहिए। देखो ये दोनों सेम फोल्डर में है मेरे। अगर मैं ये अलग अलग फोल्डर कर दूं तो अभी के लिए तो एरर आ जाएगी, लेकिन हमारे पास तरीका ये भी होता है कि अगर ये दोनों अलग अलग फोल्डर के प्रोग्राम है तो भी इंपोर्ट हो जाएगा। सीखेंगे, लेकिन अभी क्या सीख रहे हैं कि ये दोनों एक ही फोल्डर में रखे होने चाहिए और ये एक दूसरे को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ टेक्निकल नाम, अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास एक पाइथन फाइल है या पाइथन प्रोग्राम है, इस पाइथन फाइल को हम दो नामों से अब जानेंगे। अभी तक हम पाइथन फाइल या पाइथन प्रोग्राम कहते आ रहे थे। अब हम किसी भी पाइथन प्रोग्राम को दो नामों से जानेंगे। एक का नाम होगा स्क्रिप्ट और एक का नाम होगा मॉड्यूल। स्क्रिप्ट इज ए पाइथन प्रोग्राम, मॉड्यूल इज ऑल्सो ए पाइथन प्रोग्राम। फर्क क्या है? स्क्रिप्ट वो पाइथन प्रोग्राम है जो आपने डायरेक्टली रन होने के लिए बनाया हुआ। मॉड्यूल वो पाइथन का प्रोग्राम है जो आपने किसी दूसरे में इंपोर्ट होने के लिए बनाया हुआ। तो अगर कोई प्रोग्राम खुद चलता है अकेले, दूसरे से मतलब ही नहीं है, स्क्रिप्ट है। अगर कोई प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम में इंपोर्ट होकर चलता है, अब यही प्रोग्राम क्या कहलाएगा? मॉड्यूल कहलाएगा। तो मॉड्यूल कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी पाइथन प्रोग्राम को ही मॉड्यूल कहा जाता है। और किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है। Intended to be run directly. Intended to be run from other module or आज तक जितने पाइथन प्रोग्राम बनाए थे हमने उनको डायरेक्टली रन कराया था, सब स्क्रिप्ट है। अब उनमें से किसी भी प्रोग्राम को आज मैं अगर इंपोर्ट कर लूँ, इंपोर्ट P1, तो वही प्रोग्राम जो स्क्रिप्ट था अब क्या कहलाएगा? मॉड्यूल। तो हम जब बनाते हैं तो एक पाइथन प्रोग्राम बनाते हैं, हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा इरादा क्या है, उससे पता चलता है कि हम उसे स्क्रिप्ट बोलें या मॉड्यूल बोलें। किसी पॉइंट पर हो सकता है सुबह हम उसे स्क्रिप्ट बोलें और सेम प्रोग्राम को शाम को हम मॉड्यूल बोलें। सुबह मैंने बनाया, मैंने उसे रन करा के देखा इंडिपेंडेंटली स्क्रिप्ट। शाम को मैंने एक दूसरा प्रोग्राम बनाया, मैंने सोचा सो वाले प्रोग्राम को इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। अब वो सुबह जो प्रोग्राम स्क्रिप्ट जिसको मैं कह रहा था शाम को, वो क्या कहला रहा है? मॉड्यूल।
जबकि बात एक ही है। तो कहने के दो नाम हो गए, जिससे कि समझ में आ रहा है कि इंटेंशन क्या है आपका, इरादा क्या है आपका, कैसे आप इसे रन करने की बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्क्रिप्ट और मॉड्यूल ये दो टर्म हमारे आ जाते हैं। अब जब आप किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करते समय ऐसा जरूरी नहीं है कि सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। सी में हेडर फाइल इंक्लूड होती थी, रूल है सबसे पहले। जावा में भी इंपोर्ट होता है सबसे पहले, लेकिन पाइथन में ऐसा कोई रूल नहीं है। आप इंपोर्ट से पहले अगर कुछ और करना चाहते हैं तो कर सकते। इंपोर्ट स्टेटमेंट बीच में लगा दो, लास्ट में लगा दो, कॉन्सेप्चुअली आप जिस जगह मॉड्यूल को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, उसी समय इंपोर्ट कर लो। उससे पहले इंपोर्ट करना आपकी मर्जी, करना चाहो तो कर लो पहले, तो नहीं करना है मत कर लो। भाई मैं 100 लाइन का प्रोग्राम लिखना हूँ, 50 लाइन तक मुझे मॉड्यूल की जरूरत ही नहीं है, मत करो इंपोर्ट, 51वीं लाइन पर इंपोर्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये अच्छी अप्रोच नहीं होती है। सिंटैक्टिकली इंपोर्ट किसी भी जगह किया जा सकता है जहां आपको नीड है अपने प्रोग्राम में। कॉन्सेप्चुअली ये सही तरीका नहीं है। क्यों नहीं है, एक एग्जाम्पल से समझिए। अच्छा, मान लीजिए ये वाला प्रोग्राम मैंने और आगे लिखा, और इसमें एक इंपोर्ट और लगा दिया, और आगे लिखा मैंने, और इसमें एक इंपोर्ट और लगा दिया, और आगे लिखा। मैंने 100 लाइन का प्रोग्राम लिख दिया, इसमें बीच बीच में 4-5 इंपोर्ट मैंने लगा रखे हैं, जब जिसकी जरूरत पड़ी मैंने वो लगा रखा। अब मैंने अपना यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोग्राम मैंने आपको ग्रुप में दे दिया। अब आप इसे अपने कंप्यूटर पे रखकर रन करा रहे थे, तो रन नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैं आपको जो जो मॉड्यूल इसमें इंपोर्ट हो रहे हैं वो मैंने दिए ही नहीं आपको। भाई अगर मैं आपको कोई प्रोग्राम रन करने को दे रहा हूं, अगर वो अपने अंदर से कुछ मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहा है तो वो भी तो देने पड़ेंगे साथ में, वो मैंने आपको दिए ही नहीं। अब आपने मुझसे कहा कि सर वो प्रोग्राम आपने दिया था हमारा नहीं चल रहा है, तो मुझे याद आया वो मॉड्यूल देने रह गए। फिर मैंने आपसे कहा जरा देख के बताना कौन कौन से मॉड्यूल हैं जो मैं आपको दूं। अब आप इस बात का आंसर देने में कितना टाइम लगाओगे? क्योंकि मैंने गलत अप्रोच यूज करी थी, मैंने इस प्रोग्राम में जब जब मुझे नीड हुई तब तब इंपोर्ट करा। अब आप इस प्रोग्राम से ये पता करना चाहते हो कि इसमें कितने मॉड्यूल इंपोर्ट हो रहे हैं, तो पूरी की पूरी 100 लाइन का कोड गो थ्रू करना पड़ेगा। जितना प्रोग्राम में कोड लिखा है पूरा गो थ्रू करना पड़ेगा, तब आप मुझे आंसर दोगे कि सर ये मॉड्यूल से जो इंपोर्ट हो रहे थे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ऐसा ना करके, प्रोग्राम 100 लाइन का था, जो जो मॉड्यूल इंपोर्ट होने थे वो उस समय इंपोर्ट नहीं करे जिस समय जरूरत थी, मैंने जितने भी इंपोर्ट करने थे सारे ऊपर ही कर दिया, 4-5 जितने भी थे। अब ये प्रोग्राम मैंने आपको दिया, मैंने कोई भी मॉड्यूल आपको साथ में नहीं दिया। अब आपने मुझसे कहा कि सर प्रोग्राम नहीं चल रहा है, फिर मैंने आपसे कहा बताओ कौन कौन से मॉड्यूल चाहिए। अब इस बात का आंसर देने में आपको बहुत कम समय लगेगा। इस फाइल को खोलोगे, शुरू की 5 लाइन देख के पता चल जाएगा कि इस प्रोग्राम को रन करने के लिए ये मॉड्यूल चाहिए। अगर अगर मैं आपको दूंगा रन कराएंगे तब, और अभी रन एरर आ जाएगी। जो जो मॉड्यूल मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ अगर वो नहीं है आपके कंप्यूटर में तो एरर आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए पाइथन ने रिकमेंड किया कि भाई हम रूल तो नहीं बना रहे कि सबसे पहले जितने भी इंपोर्ट करने हैं पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखो फिर अपना कोड लिखो, लेकिन ये रिकमेंडेड वे है कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो। सी, जावा ने इस बात को सीरियसली लिया, ज्यादा सीरियसली ले लिया, और उन्होंने कहा हम रूल ही बना देते हैं। हम प्रोग्रामर को ये आजादी देंगे ही नहीं कि जब मन करे तो इंपोर्ट करना। अब अगर सी में अगर आपने कुछ ऐसा करना पड़ा कि एक सी के प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में इंक्लूड करना है, तो जैसे हेडर फाइल इंक्लूड होती है ऐसे प्रोग्राम भी इंक्लूड हो जाते हैं। हमने पढ़े नहीं कभी ऐसा, लेकिन हो जाते हैं। तो वहां पर आपको हैश इंक्लूड पहले ही करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि मेन डिफाइन कर लिया, 4 लाइन का प्रोग्राम लिख दिया, अब जरूरत पड़ रही है अब इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, वहां पर उन्होंने रूल बना दिया है क्योंकि अच्छी अप्रोच है। पाइथन ने रूल नहीं बनाया लेकिन सजेशन दिया कि ऐसा करिए। ठीक है, चलिए तो अब जितने भी इंपोर्ट मॉड्यूल करने हैं आप कर सकते। अब जब आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि ये जो मॉड्यूल है इसका नाम हमने तो काफी छोटा रखा हुआ है, कभी कभी नाम काफी बड़े हो जाते हैं मॉड्यूल। अब प्रॉब्लम कब आएगी कि जितनी बार मुझे इस मॉड्यूल का कोई भी फंक्शन कॉल करना है उतनी बार पूरा नाम लिखना पड़ता है। अगर मॉड्यूल का नाम काफी बड़ा हो गया तो कॉपी पेस्ट करने में भी टाइम बहुत लग जाएगा। तो क्या करें, जिसने मॉड्यूल बनाया उससे ये बोलें कि छोटे छोटे नाम रखना अपने मॉड्यूल के, मना कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने मॉड्यूल को और पता नहीं कहाँ का यूज कर रखा होगा, पता नहीं कहाँ का और इम्पोर्ट कर रखा होगा। अगर वो नाम चेंज करेगा तो उसके लिए चलेंगे आगे के प्रोग्राम। तो अब प्रोग्रामर को आजादी दी गई कि प्रोग्रामर आप एक काम करो, जब आप किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे तो आप उस मॉड्यूल का कोई नाम अपने लिए रख लो, जो रखना चाहते हो रख लो। कैसे? ऐड। और ऐड के बाद बताओ क्या नाम रखना चाहते हो। हमने कहा M1 रख दो, पहला मॉड्यूल है। अब P237 इस वाले प्रोग्राम के लिए M1 नाम से जाना जाएगा, लेकिन आधार कार्ड पैन कार्ड में इसका नाम वही होगा P237। मतलब परमानेंट इसका नाम नहीं बदल दिया मैंने। ये मत कहना कि सर यहाँ जाके देखेंगे तो ये हमारा बदल जाएगा, M1 हो जाएगा, नहीं ये यही रहेगा। भाई वीरेंद्र सहवाग का नाम वीरू है, आधार कार्ड में थोड़ा ना है, उसमें तो वीरेंद्र सहवाग ही लिखा होगा। आपस में दोस्त लोग उसे क्या बोल देते हैं, वीरू कह देते, शॉर्ट हो गया बोलने के लिए। युवराज सिंह का नाम यूवी कर दिया, कोहली का नाम क्या है ना। तो अब ये ऑफिशियल नाम थोड़ा ना है, ये क्या नाम है, आपस में बोलने के लिए दोस्तों ने रख लिया ताकि जल्दी बोल पाए। इतना लंबा नाम कौन ले, भुवनेश्वर कुमार। समझ में आ रही है कहानी? चलो, तो अब यहाँ पर हमने M1 नाम दे दिया तो ये M1 के नाम से ही जाना जाएगा। तो किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते समय आप उसका अपने वाले प्रोग्राम के लिए नाम दे सकते हैं। अब वो मॉड्यूल इस प्रोग्राम में उसी नाम से जाना जाएगा, अपने ओरिजिनल नाम से नहीं जाना जाएगा। अगर आपने यूज कर लिया तो शायद एरर आ जाए, क्या कहा ये नहीं, अब जो आपने नाम दिया है वही यूज करो। अब टेक्निकल टर्म में जो हमने यहाँ पर एक नाम दिया, आप इसे निक नेम, शॉर्ट नेम अपनी भाषा में कह सकते हैं, लेकिन अगर टेक्निकल टर्म की बात करें तो क्या बोलते हैं, एलियास। हमने क्या दे दिया, इसका एलियास दे दिया। एलियास का मतलब होता है अज्यूम्ड नेम। तो M1 is alias of P23। कैसे ऑन कर देना कर MC। चलिए अब आगे देखिए। अगर हम किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं और जिस स्क्रिप्ट में इंपोर्ट करते हैं उसमें भी ऐड नाम का फंक्शन है, और जिस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी इस नाम का फंक्शन है, तो अब क्या होगा। इंपोर्ट कर दिया P237 और अपने वाले प्रोग्राम में भी एक ऐड नाम का फंक्शन बना दिया जिसमें 3 हमने पैरामीटर बनाए हैं।
रिटर्न करता है ए प्लस बी प्लस। अब ये बताइए, जब मैं ऐड कॉल करूंगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा कौन सा वाला ऐड कॉल हो रहा है, क्योंकि ऐड तो वहां से भी आएगा इंपोर्ट वाले मॉड्यूल से, और अपने वाले में भी आपने बना दिया है, तो ये तो कॉमन सी बात है। भाई जो मैंने प्रोग्राम बनाकर आपको दिया, अब मुझे क्या पता आप किस नाम से बनाएंगे फंक्शन अपने प्रोग्राम में, तो मैंने ऐड नाम से एक फंक्शन बना दिया अपने प्रोग्राम में। अब आपने अपने वाले में भी बना दिया इस नाम से, तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा? हमने कहा चलो देखते हैं। जब मैं ऐड फंक्शन ऐसे कॉल करूंगा डायरेक्ट, तो ये कहाँ ढूंढेगा, लाइब्रेरी में या सेम प्रोग्राम में? अब सेम प्रोग्राम में मिल गया, लेकिन सेम प्रोग्राम में कितने पैरामीटर के साथ है, 3। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 3 पास करने होंगे। अगर आप उस मॉड्यूल वाले को यूज करना चाहते हैं, तो हमेशा कैसे यूज होता है, मॉड्यूल के नाम पे डॉट लगाकर। और उस वाले ऐड में कितने आर्गुमेंट पास करेंगे आप, 2 ही, जो वो 2 वाला है। इंटरव्यू के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिस मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करते हैं उसमें कोई फंक्शन है, और जिस स्क्रिप्ट में इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी एक फंक्शन उसी नाम से, तो ये कॉन्फ्लिक्ट को कैसे आप रिजॉल्व करते हैं? आंसर तैयार है। सेम मॉड्यूल का, सेम स्क्रिप्ट का जो फंक्शन है वो डायरेक्टली कॉल होगा, उसके पहले कोई डॉट नहीं लगाएंगे। और जो मॉड्यूल से फंक्शन हम कॉल करना चाहते हैं, उसे फंक्शन का नाम से पहले डॉट, डॉट से पहले मॉड्यूल का नाम, इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि मैंने 2 मॉड्यूल इंपोर्ट करे, हो सकता है इन दोनों में कोई सेम नाम का फंक्शन हो, तो फिर इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे? सेम आंसर। मान लीजिए पहला मॉड्यूल इंपोर्ट करा M1, दूसरा इंपोर्ट करा M2। अब इन दोनों में कॉमन फंक्शन है, मान लीजिए ऐड, प्रॉब्लम ही नहीं है, M1 डॉट ऐड, तो उसके लिए M2 डॉट ऐड। ठीक है, तो इस तरह से हम इजीली इनको रिजॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बजाय क्या हम उसके फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं? हम मॉड्यूल को इंपोर्ट ना करके उसके फंक्शन को इंपोर्ट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे इंपोर्ट? फ्रॉम। जब हम फ्रॉम स्टेटमेंट से कुछ इंपोर्ट करने की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं होता है, मॉड्यूल के अंदर से कोई फंक्शन इंपोर्ट होता है, फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट। अब कितने फंक्शन है इसके अंदर, तो कौन सा इंपोर्ट करना चाहते हो, जो करना चाहते हो उसका नाम ले दो। ठीक है। अब इस अप्रोच का फायदा क्या है? इस अप्रोच का फायदा ये है कि ऐड फंक्शन डायरेक्टली कॉलेबल हो जाएगा। अब आपको ऐड फंक्शन कॉल करने के लिए डॉट लगाकर मॉड्यूल का नाम लिखने की नीड नहीं होगी। इस अप्रोच का नुकसान क्या होगा, सिर्फ ऐड फंक्शन ही इंपोर्ट हुआ, पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं हुआ। अब ये मत सोचना कि मल्टीप्लाई को कॉल कर लेंगे, एरर आ जाएगी। ये भी मत सोचना कि नाम लगा के कॉल कर लेंगे, क्योंकि मॉड्यूल तो इंपोर्ट ही नहीं हुआ है। हम तो मॉड्यूल के अंदर गए हैं और किसको लेकर आ गए हैं, मल्टीप्लाई, सॉरी ऐड को लेकर आए हैं। मना कर रहा है कि हम जानते नहीं P237 कौन है, तो हमने इंपोर्ट करा ही नहीं उसे, हमने तो उसके अंदर से सीधा ऐड को इंपोर्ट करा है। तो ये प्रोग्राम सिर्फ ऐड को जानता है, मॉड्यूल को जानता ही नहीं है। तो अब आपको अगर मल्टीप्लाई भी चाहिए, तो 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है, दूसरा रास्ता है, कौन सी अप्रोच सही है, पहले वाली या दूसरी वाली? बताओ। अच्छा, यूज केस बता दो कि सर यहाँ पर पहली वाली सही है, यहाँ पर दूसरी सही है। आंसर मैंने दे दिया, दोनों सही है। कब कौन सी सही है, ये आप मुझे बताओ। दोबारा बोलो।
नहीं नहीं, वो दो नहीं, ये दो वर्सेस ये। मुझे लग रहा है क्वेश्चन में अपना सही से नहीं समझा पाया आपको। इन दोनों में सही कौन सी, ये पूछ रहा हूँ मैं। जो पहले वाली इंपोर्ट वाली थी वो खत्म। अब बताओ कौन सी सही है और क्यों। हम समझिए, अगर मैं आपको एक यूज केस दूं कि मेरे पास ऐड और मल्टीप्लाई दो फंक्शन इंपोर्ट करने हैं, एक आएगा P1 मॉड्यूल से, एक आएगा P2 मॉड्यूल से। लाइन नंबर 6 पे क्या ये काम हो सकता है? समझ में आ रहा है? लाइन नंबर 6 वाला जो स्टेटमेंट है वो तब अच्छा है या वो तब सही है जब मल्टीपल फंक्शन सेम मॉड्यूल से इंपोर्ट होकर आ रहे हैं। और अगर मल्टीपल फंक्शन इंपोर्ट करने हैं, अलग अलग मॉड्यूल से आ रहे हैं, अलग अलग लाइन लिखनी पड़ेगी। फ्रॉम P1 इंपोर्ट ऐड, फ्रॉम P2 इंपोर्ट मल्टीपल। तो अभी हमारे केस में एक ही मॉड्यूल में दो फंक्शन है, तो हम लाइन नंबर 6 का यूज कर सकते हैं, हमारे लिए वो रिकमेंडेड होगा। क्यों आप ज्यादा एक लाइन लिख रहे हैं? लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 आप क्यों ज्यादा लिखते हैं जब एक ही मॉड्यूल से दोनों तीनों फंक्शन आ रहे हैं? ठीक है। अब हमसे कहा गया कि आप एक और यूज कर सकते हैं। तो इस एस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शन हैं सारे इंपोर्ट हो गए, कॉल नहीं हो गए, इंपोर्ट हो गए। कॉल तो वही होगा जो आप करेंगे, और जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार होगा। अगर कोई इस गलत फहमी में है कि मैं अब बच गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब कॉल अपने आप होगा, तो कितनी बार कॉल होगा बताओ? तो इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना है कि हमने उस मॉड्यूल से उन दोनों फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया। अब इंटरप्रेटर उनको जानता है। अब कॉल आप करेंगे, जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार चलेगा। अभी क्या, अभी तो कुछ नहीं है, तो कॉल तो करना ही पड़ेगा, है ना? इंपोर्ट करना, कॉल करना, ये दो अलग बात है, एक ही बात नहीं है। अब किसी भी मॉड्यूल के अंदर क्या फंक्शन ही होते हैं, वेरिएबल नहीं हो सकते? ऐसे करके x = 10 और y = इंडिया। क्या किसी मॉड्यूल के अंदर, हमने कहा मॉड्यूल होता ही नहीं, मॉड्यूल तो एक प्रोग्राम ही है, तो क्या किसी प्रोग्राम में वेरिएबल नहीं हो सकता? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो अब अगर किसी प्रोग्राम में वेरिएबल हैं और मैं उन्हें इंपोर्ट करना चाहता हूं, तो मैं ऐसे कर सकता हूं। सबसे पहला तरीका, इंपोर्ट P237। अब इसका अगर कोई वेरिएबल एक्सेस करना है तो मॉड्यूल का नाम डॉट वेरिएबल, मॉड्यूल का नाम डॉट वेरिएबल का नाम। दूसरा तरीका, फ्रॉम मॉड्यूल का नाम, इंपोर्ट वेरिएबल का नाम। एक्स और वाई दोनों वेरिएबल इंपोर्ट हो गए। अब आप इनका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इंडिविजुअली ये दोनों इंपोर्ट हो चुके हैं। तीसरा तरीका, आप ऐसे भी कर सकते थे, फ्रॉम P237 इंपोर्ट एस्ट्रिक्ट। इस बार एस्ट्रिक्ट का मतलब ऑल फंक्शन, ऑल वेरिएबल, सब हो गया। तो वेरिएबल भी आ गए, फंक्शन भी आ गए, उस मॉड्यूल में जो भी वेरिएबल फंक्शन सारे इंपोर्ट हो गए। अब आप उनका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल भी चलेंगे, फंक्शन भी चलेंगे, सब चलेंगे।
एक स्पेशल केस। समझिएगा, शो नाम का फंक्शन बनाया। शो नाम का फंक्शन कह रहा है मुझे अपने अंदर से ऐड फंक्शन कॉल करना है, लेकिन पूरे प्रोग्राम को वो नहीं मिलना चाहिए। तो मैंने क्या करा, शो फंक्शन के अंदर इंपोर्ट कर दिया P237, और इसने अपने अंदर से उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करके उसका ऐड फंक्शन कॉल कर दिया। अब शो फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो अपने अंदर से वो इंपोर्ट करके मॉड्यूल उसका फंक्शन कॉल कर लेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ लाइन नंबर 2 पर जो इंपोर्ट हुआ है, क्या वो सिर्फ शो फंक्शन के लिए हुआ है या पूरे प्रोग्राम के लिए हो गया है? अगर पूरे प्रोग्राम के लिए हो गया है तो मैं फिर से कॉल कर देता हूँ। लाइन नंबर 6 पर अगर ये आउटपुट आ गया 12, दैट मीन्स वो इंपोर्ट हुआ मॉड्यूल यहाँ भी हमारा अवेलेबल है। और अगर एरर आ गई तो पता ही है कि फंक्शन के अंदर लिखा कोई भी कोड लोकल वेरिएबल या लोकल कोड कहलाता है। तो वो जो इंपोर्ट हुआ होगा फंक्शन के अंदर वो लोकल इंपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, लोकल इंपोर्ट। इंटरव्यू क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन लोकल इंपोर्ट एंड ग्लोबल इंपोर्ट। लोकल इंपोर्ट का मतलब है कि कोई फंक्शन अपने अंदर से किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करेगा और सिर्फ वही फंक्शन उस मॉड्यूल का यूज कर सकता है, कोई और कोड उस प्रोग्राम में नहीं कर सकता। ग्लोबल इंपोर्ट, अभी तक जितने इंपोर्ट पढ़ाई बाय डिफॉल्ट वो सब क्या थे, ग्लोबल इंपोर्ट। दैट मीन एक बार प्रोग्राम में अगर आपने उसे इंपोर्ट कर लिया तो पूरा प्रोग्राम अब उसे यूज आगे कर सकता है। ग्लोबल इंपोर्ट, लोकल इंपोर्ट। बाय डिफॉल्ट जब हम इंपोर्ट सीख रहे थे इस प्रोग्राम से पहले तो वो ग्लोबल इंपोर्ट था। दैट मीन्स एक बार इंपोर्ट कर दिया तो जिस प्रोग्राम में वो कराए अब वो पूरा प्रोग्राम उस मॉड्यूल का यूज कर सकता है। लोकल इंपोर्ट का मतलब होता है कोई फंक्शन अपने अंदर से इंपोर्ट करेगा, सिर्फ वही फंक्शन उसका यूज कर सकता है। लोकल इंपोर्ट, ग्लोबल इंपोर्ट, सिर्फ एक डिफरेंस है, बाकी दोनों एक जैसे हैं। सारे सिंटैक्स जो हमने पढ़े थे अभी वो सब लोकल इंपोर्ट में चलते हैं, लेकिन एक सिंटैक्स नहीं चलता। जो नहीं चलता सीधा वो लिख देता हूं, बाकी जो चलते हैं वो आप जानते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं, फ्रॉम P237 इंपोर्ट एट फर्स्ट क्लास चलेगा। और अगर मैं यहाँ पर एस्ट्रिक लगा दूं, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक वाला नहीं, जो एस्ट्रिक वाला सिंटैक्स होता है वो लोकल इंपोर्ट पे नहीं चलता, वो सिर्फ ग्लोबल इंपोर्ट पे चलेगा। बाकी सारे सिंटैक्स चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर ये प्रोग्राम सेम फोल्डर में ना हो, दूसरे फोल्डर में रखा हो, तो कैसे इंपोर्ट करेंगे। और क्या हम अपने प्रोग्राम को लाइब्रेरी बना सकते हैं ताकि मुझे कुछ करना ही ना पड़े। तो कल इन दोनों क्वेश्चन के आंसर लेंगे कि अपने प्रोग्राम को लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं और अगर दूसरे फोल्डर में रखा होगा तो कैसे एक्सेस करते हैं। आज इतना ही। अगेन चीजें काफी सारी थी आज, रिकॉर्डिंग घर जाके देखिएगा, पॉज कर करके नोट बनाइएगा, प्रॉपर कर करके देखिएगा, है ना। तो फंक्शन टॉपिक पे स्पेशल ध्यान देना है।